गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। चलिए तो कल हम लोगों ने जो सेशन किया था, कल के सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है, ठीक है? फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, वो स्टार्ट किया था, पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में देखा, बाकी जो विद्युत चुम्बकीय बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस। सेकंड चीज़ जो हम लोगों ने देखी थी, वो है गति के नियम। गति के नियम में हम लोगों ने देखा था कि पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके क्या अनुप्रयोग हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखा था। तीसरा जो हम लोगों ने कल देखा था बट लिखा नहीं था, वो है गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर। गुरुत्वाकर्षण बल में भी हम लोगों ने देखा, सॉरी, घर्षण बल को लेकर, फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल जो है, उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। घर्षण बल में हमने देखा था कि जो सतह की अनियमितता है, सतह पे जो इरेगुलरिटी जो होती है, जो खुरदरापन है, इसके कारण जो हमें जो बल देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं घर्षण बल, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसी को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, बिल्कुल। फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल जो है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बस डिस्कस किया था बट इसके बारे में लिखा नहीं था। तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे भी। साउंड आई थिंक साउंड जो है वो परफेक्ट है, बिल्कुल। आप अपने ईयरफ़ोन्स का जो वॉल्यूम है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो साउंड परफेक्टली आ रहा है। चलिए, तो घर्षण बल के बारे में हम लोग लिख लेंगे, बट घर्षण बल के बारे में लिखने से पहले अ, घर्षण बल में घर्षण बल जो है, उसको एक बार देख ही लेते हैं, एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। लास्ट में बस उसको पढ़ाया था, तो उसको एक बार देख लेते हैं, तो लिख लेते हैं और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे, जो है हमारा बेसिकली प्रकाश को लेकर। प्रकाश, इसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, चुंबक और ध्वनि, इनके बारे में भी पढ़ना है। जो-जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। तो पहले घर्षण बल जो है, घर्षण बल के बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर घर्षण बल को हम लोग कैसे जानते हैं? घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? ठीक है। तो सबसे पहला है घर्षण बल। घर्षण बल। घर्षण बल जो है, वह एक ऐसा बल है जो किसी सतह पर मौजूद अनियमितताओं के कारण, अनियमितता जो है या जो खुरदुरापन है, इसके कारण उत्पन्न होता है और यह हमेशा मोशन के अगेंस्ट होगा, यानी कि यह गति के विपरीत काम करेगा, यह गति के विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है? तो ये चीज यहां पर हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें यह देखनी है कि यह क्यों होता है, इसका कारण क्या है। इस घर्षण बल का कारण क्या है? सतह की अनियमितता। सतह की अनियमित अनियमितता है। दूसरा, यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में काम करता है। गति की विपरीत दिशा में लागू होता है। गति की विपरीत दिशा में यह लागू होता है। तो ये चीज हमेशा देखना है हमें। सबसे पहली बात तो यह सतह की अनियमितता के कारण पैदा होता है और गति की विपरीत दिशा में यह लागू होता है, गति की विपरीत दिशा में यह काम करता है। तो ये दो चीजें हैं जो यहां पर आपको गौर करनी है। पहला, फ्रिक्शनल फोर्स है क्या और कहां पर यह काम करता है। तो ये दो पार्ट हुआ। तीसरी चीज जो हमें यहां पर ध्यान देनी है, तीसरी चीज जो हमें यहां पे ध्यान देनी है फ्रिक्शनल फोर्स में, घर्षण बल में, कि ये जो हमारा घर्षण बल है, वह कई कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। कई कार्यों के लिए यह जो घर्षण बल है, वह उपयोगी माना जाता है। उपयोगी कहां पे है कि मान लो जैसे अगर हम कहीं पे चल पा रहे हैं, अगर हम कहीं पे चहलकदमी कर पा रहे हैं या चल पा रहे हैं, तो चलने में फ्रिक्शनल फोर्स की एक बहुत
इंपॉर्टेंट रोल आती है। अब आप बोलोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का इसमें क्या रोल है? यह तो गति की विपरीत दिशा में काम करता है। तो फिर हम इसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यह गति के लिए या यह चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या चलने के लिए जरूरी है? देखो, मान लो जैसे ही आप अपना एक कदम आगे बढ़ाते हो, आप अपना एक कदम आगे बढ़ाते हो, आप कहीं पे एक कदम अगर रखते हो, तो आपका कदम आगे स्लिप नहीं करता या आप आगे फिसल नहीं जाते हो। यह इसीलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है, घर्षण बल जो है, वह काम कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम ना करे, अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम ना करे, घर्षण बल काम ना करे, तो फिर क्या होगा कि हम कहीं पर चहलकदमी नहीं कर सकते, कहीं पे भी हम चल नहीं सकते। या फिर अगर मान लो हम व्हीकल ही चला रहे हैं, गाड़ियां ही चला रहे हैं, तो गाड़ियों की जो ग्रिप होती है, कि जो उनके जो पहिए हैं वो चल पाते हैं, वो इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद है। अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होता तो वो स्लाइड करते चले जाते, फिसलते चले जाते, और फिर उस केस में एक्सीडेंट्स और बाकी चीजें काफी ज्यादा। तो ये यहां पर सबसे बड़ा काम है कि यह उपयोगी होता है। उपयोगी कहां कहां पे है? चलने में, चलने में। गाड़ियों में ब्रेक, गाड़ियों में जो ब्रेक होता है, इन सभी में इसका उपयोग होता है। अब देखो, एक चीज यहां पर और ध्यान देना कि जो घर्षण बल है वह सतह पर डायरेक्टली निर्भर करता है। अगर सतह क्षेत्रफल अधिक हो तो घर्षण का बल अधिक होगा। अगर सतह का क्षेत्रफल अधिक हो, सतह का क्षेत्रफल अधिक हो तो घर्षण बल अधिक होगा। सतह का क्षेत्रफल और जो घर्षण बल है वह डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। घर्षण बल से डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है सीधा इससे प्रभावित होता है। घर्षण का जो बल है वह डायरेक्टली प्रभावित होता है सतह के क्षेत्रफल से। जैसे एग्जांपल के तौर पे लो कि अगर हम पहियों की बात करते हैं, तो हम लोगों ने पहियों में देखा था कि पहिए गोल बनाई जाती हैं। गोल इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उनका जो क्षेत्रफल है, जो जमीन के साथ कांटेक्ट में रहेगा, वह काफी कम होगा। उसी की जगह पर मान लेते हैं कि अगर हमने कोई वैसा चौकोर कोई भी पहिया बनाया होता, तो चौकोर पहिया होने का मतलब क्या है कि उसके ज्यादा जो सतह का जो क्षेत्रफल है वह जुड़ा हुआ होता हमारे वह जुड़ा हुआ होता हमारे जमीन के साथ, और फिर वहां पे घर्षण बल अधिक होता। तो जितनी अधिक सतह का क्षेत्रफल होगा, उतना ही अधिक यहाँ पे घर्षण बल काम करेगा। इसीलिए कई बार क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि जो गाड़ियों में जो बॉल बेरिंग्स डाली जाती हैं, जो बॉल बेरिंग डाली जाती है, बेरिंग जो होती हैं, जो गाड़ियों को चलाने में जो बेरिंग का इस्तेमाल होता है, उसमें छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स डाले जाते हैं। ठीक है? जो मेन स्तंभ होता है उससे छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स डाले जाते हैं ताकि वहां पे भी फ्रिक्शन को कम किया जा सके। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए सतह के क्षेत्रफल को घटाया जाता है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बारे में कई बार बोला जाता है कि एक नेसेसरी इविल है, यानी कि एक ऐसा बल है जो हमारे लिए हानिकारक है, बट यह जरूरी भी है। अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर घर्षण ना हो, तो फिर हमें क्या होगा कि इन चीजों का चल पाना ही मुश्किल होगा। फ्रिक्शन के कारण हमें काफी नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है कि अगर आप देखो, तो जो हमारी व्हीकल्स हैं वो धीरे धीरे खराब होती जाती है, उनके पहिए खराब होते जाते हैं, उनके जो सामान है वह भी खराब होते जाते हैं। तो फ्रिक्शन एक ऐसा नेसेसरी एवल है, एक ऐसा जरूरी है, लेकिन यह हमारे लिए हानिकारक भी है। ठीक है? यह हमारे लिए जरूरी भी है और हानिकारक भी है उसी समय में। हानिकारक इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी जो व्हीकल्स हैं या जितने भी जो हमारी गाड़ियां हैं उनके पहियों को नष्ट करता है, या हमारे जो भी मशीन्स हैं वो इसी के कारण खराब होते जाते हैं, वो खत्म होते जाते हैं। ठीक है? बट अगर ना हो तो इन मशीन्स का चल पाना या इन मशीन्स को उपयोग कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक भी होता है। अगर हम कहीं पे लिख पाते हैं, अगर हम कहीं पे लिखना घर्षण बल पर निर्भर है। मान लो जैसे आप अपने कॉपी में कुछ भी नोट कर रहे हो, आप अपने कॉपी में कुछ भी नोट कर रहे हो, तो आप इसलिए नोट कर पा रहे हो क्योंकि जो आपका पेज है, जो कॉपी का जो आपका पेज होगा,
उस पेज में फ्रिक्शन मौजूद है। आपको देखने से वो काफी प्लेन सरफेस लगेगा, आपको देखने से वो काफी प्लेन सरफेस लगेगा, लेकिन वहां पे भी घर्षण बल जो है वो मौजूद है। और उसी घर्षण बल के कारण जो आपके पेन की जो स्याही होती है, जो कलम की जो स्याही होती है, वो वहां पर लगती है। ठीक है, वो वहां पर लगती है। तो जो कलम की स्याही है, यह भी घर्षण बल के कारण ही हमारे उस कॉपी के पेज पे उगती चली जाती है और हम कोई भी चीज लिख पाते हैं। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर हम कुछ लिख पाते हैं तो लिखना भी घर्षण बल पर ही निर्भर करता है। तो ये सभी इसके एप्लीकेशंस हैं। कल सर विद्युत चुंबकीय ट्रेन बताए थे, वो कैसे संभव था, उसमें घर्षण नहीं था? नहीं, विद्युत चुंबकीय ट्रेन का मतलब आप समझो कि विद्युत चुंबकीय ट्रेन में हमने क्या देखा था कि वो अपने जो ट्रैक है उससे ऊपर उठ के चलता है। तो मैंने आपको इमेज में भी कल दिखाया था कि वो अपने ट्रैक से ऊपर उठ के चलता है। ट्रैक से ऊपर उठ के चलने का मतलब क्या हुआ कि अब उसकी जो पहिए हैं वो ट्रैक के साथ कांटेक्ट में नहीं है। जिस समय कांटेक्ट में होंगे उस समय थोड़ा बहुत फ्रिक्शन काम करेगा, लेकिन जब कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, एयर का रेसिस्टेंस यानी कि हवा का जो प्रतिरोध है वो तब भी बना रहेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन सतह के कारण हो रही थी वो कम हो जाती है, इसीलिए वह तेजी से चल पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक पहलू है कि घर्षण बल क्या होता है, इसके क्या उपयोग है। ये मैंने कल लिखाया नहीं था तो अभी मैंने लिख दिया, आशा है कि आप सभी लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, और ये टॉपिक है लाइट का, प्रकाश का। और प्रकाश वो टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है? प्रकाश को लेकर आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दो चीज जो आप लोग बार बार मैं कमेंट्स में देखता हूं, तो मैंने कई बार बताया भी है, पर पता नहीं आप लोग अ, एक बार में सुनते नहीं हो या फिर सुनने की कोशिश नहीं करते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है जनरल साइंस से, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि किस साल ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए। जैसे मेडिवल में आप पूरा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नहीं भी आते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिवल हिस्ट्री छोड़ कर जाओगे। अगर उसी से कभी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो फिर आप वहां पे क्या करोगे? तो इसी के लिए जनरल साइंस हम लोग पढ़ते हैं कि इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, किसी साल ज्यादा भी आ सकता है। तो एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ये हमें कवर करना है। दूसरी चीज मेंस को लेकर, तो मेंस को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया कि मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं आते, बट मैंने आपको एक टॉपिक बताया बायो में, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी कि रोगाणु प्रतिरोध क्षमता। तो रोगाणु प्रतिरोध क्षमता को लेकर मैंने आपको बताया कि इसमें मेंस में भी सवाल हो सकते हैं, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उससे बचने के क्या उपाय हैं। ये चीजें मैंने आपको उस दिन भी बता दी थी और बोला कि मेंस में आ सकते हैं। रोगाणु प्रतिरोध क्षमता को लेकर मैंने आपको बताया कि ये एक टॉपिक है जिसको मेंस में पूछा जा सकता है। आगे जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो दुर्लभ पृथ्वी धातु हैं, दुर्लभ पृथ्वी मेटल्स हैं, या दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो हैं, उनको लेकर भी एक क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। जहां बनेगा मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है? बाकी यही क्वेश्चन बार बार पूछने से बीच में वो फ्लो टूटता है। ठीक है, मेरे समझ से अब बाकी सभी चीजें क्लियर रहेंगी, बीच में ये चीजें ना आए। वॉइस क्लियर रहती है तो उसको लेकर बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग देख लो वॉइस क्लियर आ रही है, बाकी लोगों का आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जैसे ही बायो कंप्लीट हुआ था मैंने बता दिया था, तो थोड़ा सा मीन्स यूपीएससी के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से पढ़ाई करो कि हाँ यूपीएससी के लिए आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बस ऑनलाइन क्लास हो गया, आपके पास चैटिंग मिल गया तो आप बस चैट करते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए, अब हम लोग आते हैं प्रकाश को लेकर। अगर हम लोग प्रकाश के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे काफी ज्यादा पहले भी क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस की संभावना रहती है, की संभावना इस पे लगातार बनी रहती है। तो क्वेश्चंस की जो ये प्रकाश टॉपिक है, इसमें हमें आखिर क्या-क्या देखना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। यह इसको लेकर हमेशा डिबेट रहता है कि प्रकाश जो है वह एक तरंग है या क्या यह एक कण है। ठीक है? तो तरंग और कण की जो द्वंद्वता है,
जो ड्युअलिटी है इसको लेकर बार-बार सवाल उठते रहे, इसको लेकर हम लोग डिस्कस करें। दूसरी चीज जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रकाश के जो अनुप्रयोग हैं, जो एप्लीकेशंस है या इसके कारण जो हमारे आसपास में जो घटनाएं होती हैं प्रकाश को लेकर, प्रकाश के कारण जो हमारे आसपास की जो घटनाएं होती हैं, उसको हम लोग गौर करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है? प्रकाश के अनुप्रयोग या प्रकाश के अनुप्रयोग ही लिखते हैं, एप्लीकेशन ही लिखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेनली जो क्वेश्चन है वो इसी को लेकर आता है। यूपीएससी ने पहले भी पूछा है कि जैसे मान लो इंद्रधनुष जो बनता है वो क्यों बनता है? कौन सी इसमें से ऑप्टिकल इल्यूजन है कि मीन्स एक तरीके से मायावी रूप से आपको दिखता है या माया है, जो रियलिटी नहीं है, जो रियल नहीं है बट एक माया के रूप में आपको दिखता है। तो सब क्या होती है इसको लेकर हम लोग देखते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पे, प्रकाश को लेकर सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रकाश एक तरंग है या क्या प्रकाश एक हमारी कण है? इसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज को यहां पर इमेजिन करो, मान लो ये एक कलम है, ठीक है? इस कलम को अगर आप किसी, मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक कार्डबोर्ड मिला या फिर उसके साथ साथ में मे भी मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक दीवार है। उस उस दीवार से अगर आप इस कलम को फेंकते हो, इस कलम को एक नैरो, उसमें एक बहुत ही पतला उसमें छेद बनाया गया और उस छेद से आप इस कलम को आगे फेंकते हो, तो ये कलम जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से एक खास लोकेशन पे जाएगा, हिट करेगा और वहीं पे रहेगा। जैसे मान लो ये एक दीवार है, इस दीवार में आपने एक नैरो स्लिट बनाया, एक यहाँ पे नैरो स्लिट बनाया गया। इस नैरो स्लिट से एक पेन जो है इसको यहां से भेजा जा रहा है, एक कलम जो है उसको यहां से भेजा जा रहा है, इसमें थ्रो किया जा रहा है। इसके सामने एक दूसरी दीवार लगी हुई है, तो ये कलम जो है वो यहां से निकलेगा और सीधा जाकर इस दीवार पर हिट करेगा, एक ही लोकेशन पे हिट करेगा। अब यहाँ पे इस पेन की जगह बॉल रखो, बुलेट रखो, कुछ भी रखो, कोई भी पदार्थ को आप यहाँ पर रखो। अगर आप किसी भी पदार्थ को यहाँ पर रखते हो तो पदार्थ में हमें क्या दिखेगा कि हमने जिस डायरेक्शन में उसको भेजा है, जहां पे भेजा है वहीं पे जाके वो हिट करेगा, उससे इधर उधर बिखरेगा नहीं। इसका अगर हमने रास्ता तय कर दिया, इसको हमने यहाँ से फुल स्पीड से भेजा, इस स्पीड से जाने के बाद सामने में इसको एक दीवार दिख रही है, तो इसी दीवार पर जाकर वो हिट करेगा। ऐसा नहीं कि ये 3-4 हिस्सों में बट जाएगा और यहाँ पे भी जाके हिट कर रहा हो, यहाँ पे भी जाके हिट कर रहा हो, यहाँ पे भी जाके हिट कर रहा हो, यहाँ पे भी जाके हिट कर रहा हो। ये सारे सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक कलम जो है वो 4-5 हिस्सों में टूट जाए, एक कलम जो है वो 4-5 हिस्सों में टूट जाए और इस दीवार पर जाके हिट ना करे, इस दीवार पे हिट ना करे बल्कि 4-5 अलग-अलग जगहों पे हिट करे। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं कि अगर हमने इस कलम को डायरेक्ट इस वॉल से होकर पास कराया है, इस दीवार से होकर पास कराया है, तो ये यहीं पे जाके फिट करेगा। यही इसकी एक्चुअल पोजीशन है। यही इसकी एक्चुअल पोजीशन है। क्योंकि जो पार्टिकल्स है, जो जो भी कोई पदार्थ है, जो भी कोई कण है, वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा जाता है। उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे एक, मान लो हमारे पास ऐसा ही एक नैरो स्लिट है और हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन है। ये हमारे पास एक स्क्रीन है। ये ऐसी ही एक कार्डबोर्ड लिया गया और यहाँ से लाइट को पास कराया गया। यहाँ से लाइट को पास कराया गया। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये लाइट यहाँ से निकल के सीधा जाकर यहाँ पे हिट करता। ये जो लाइट है, ये जो लाइट है उसको यहाँ पर जाकर हिट करना चाहिए था। इस लाइट को यहाँ पर जाकर हिट करना चाहिए था। वास्तव में तो ऐसा ही होना चाहिए था कि लाइट जो है, हमने पढ़ा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। प्रकाश जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश को जैसे ही हमने इस बहुत ही पतले छिद्र से होकर गुजारा, उसको यहाँ पर जाकर हिट करना चाहिए था, यहाँ पर जाकर पहुंचना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकाश के किरण को पहुंचना चाहिए। बट वास्तव में हमें क्या देखने को मिलता है कि यह प्रकाश की किरण सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि अन्य कई जगहों पर जाकर इस दीवार को प्रकाशित करती है, इस दीवार को इल्यूमिनेट करती है।
यह जो एक सिंगल प्रकाश की किरण है वो यहाँ पे जाकर एक्सपैंड हो जा रही है, यहाँ पे जाकर विस्तारित हो जा रही है, अपनी रास्ते से मुड़ जा रही है और उस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे एरिया को कवर कर रही है, इस पूरे एरिया को प्रकाशित कर रही है, इल्यूमिनेट कर रही है। क्या? इस पूरे एरिया को इल्यूमिनेट कर रही है। जैसे मैं आपको इसका एक फिगर दिखाता हूं, मैं आपको इसका एक फिगर दिखाता हूं। यहां से हमने लाइट को पास कराया, लाइट दो दो लाइट की अलग अलग किरणें जो थी वो जा रही थी। हमने देखा क्या कि वो आने के बाद इस पूरे एरिया में फैल चुकी हैं। लाइट की जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है वो पूरे एरिया में फैल चुकी है और इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर नजर आया। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट अपने पाथ से, प्रकाश जो है वो अपने पाथ से मुड़ जा रही है, वह एक्सपैंड कर जा रही है, विस्तारित हो जा रही है और इस पूरे एरिया को प्रकाशित कर रही है, इस पूरे स्क्रीन को प्रकाशित कर रही है। ऐसा किसी भी आपको पार्टिकल में देखने को नहीं मिलेगा। मान लो आपने यहां से एक बॉल को फेंका होता, अगर एक गेंद को आपने फेंका होता तो गेंद यहीं पे आके लगती, ये जो गेंद है वो यहीं पे आके लगती। तो मतलब जो लाइट है, जो हमारा प्रकाश जो है, वह जाहिर रूप से अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखें तो इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से प्रकाश जो है वह एक कण तो नहीं है, यानी एक पार्टिकल नहीं है, यह कण नहीं है, यह एक तरंग के रूप में है। तरंग का विस्तार होता है, जो तरंग होती है, जो वेव होती है, उसका विस्तार होता है। लेकिन पार्टिकल एक ही दिशा में चलती है। जैसे आप अपने किसी भी जैसे अभी गर्मी का दिन है, आप एक बाल्टी पानी रखो या एक टब में पानी रखो, किसी नदी तालाब के पास जाओ, एक कंकर उसमें मारो, उसमें जो वेव होगी वो फैलती चली जाएगी, उसका विस्तार होगा। उसमें जो तरंगे बनेगी उसका विस्तार होगा। ये सब आपने अपने नॉर्मल लाइफ में देखा है। अगर आपने पानी में कोई एक कंकर डाल दिया, वहां पे जो तरंगे बनी वह तरंगे विस्तारित होती चली जाती हैं, वह तरंगे और विस्तार करती है। तो तरंगों में विस्तार देखने को मिलता है। तरंगे जो हैं वह जगह के अनुसार मुड़ जाती हैं, उसके अनुसार कुछ उसमें बेंडिंग हो सकती है, झुकाव हो सकता है, मुड़ाव हो सकता है। तो ये सभी चीजें हमें वेव के रूप में देखने को मिलता है, तरंग में देखने को मिलता है कि तरंग जो है वह जैसी स्थिति है उसकी, जैसा उसका आसपास का माहौल है, उसके अनुसार वह बदलता जाता है। लेकिन पार्टिकल को आप फेंको, मान लो आपने उस पत्थर को फेंका, पत्थर जिस साइज का था, जिस रास्ते में जा रहा था, उसी रास्ते में जाएगा। जब तक कि उसको उस रास्ते से हटाया ना जाए, वहां से विस्तारित नहीं होगा। पत्थर वहीं जाएगा जहां पे आपने उसको फेंका है। ऐसा नहीं कि आपने एक पत्थर को पानी में डाला, पत्थर पूरा एक्सपैंड होकर पूरे तालाब को कवर कर लिया हो, पूरे तालाब में फैल गया हो। लेकिन जो तरंग है वो फैलेगी। तो यहां से हमें मालूम चलता है कि जो प्रकाश है वह एक तरंग के रूप में, एक तरंग के रूप में कार्य करती है। यहां से हमें मालूम चला कि प्रकाश जो है वह एक तरंग के रूप में कार्य करती है, या तरंग के रूप का, या तरंग जैसा इसका गुण है। तो विवर्तन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके द्वारा बोला गया कि प्रकाश तरंगे होती है, लाइट वेव होता है, प्रकाश तरंग होती है। ठीक है। दूसरा ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसको बोला जाता है व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, जैसे मैं आपको उस समय से बता रहा था ना कि ऐसा नहीं होगा कि अल्टरनेट ऐसा बनता जाएगा, पेन जो है वो इस तरह का दिखेगा। बट एक क्रिया होती है प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हमें, देखो यहां पे आपको येलो कलर दिख रहा है, फिर डार्क येलो, डार्क येलो, डार्क। अगर आप किसी भी गेंद को फेंको, किसी भी पत्थर को फेंको, पत्थर में, गेंद में, कलम में, कॉपी में, किसी भी चीज में इस तरीके की कोई भी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको सीधा देखने को मिलेगा कि अगर बॉल पास कर रहा है तो वह एक ही जगह जाकर टकराएगा, वह एक ही जगह जाकर टकराएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि वो फैल जाएगा। आप छोटे से कलम को फेंको तो ऐसा नहीं कि 10 कलम की ऐसी आकृतियां बनेंगी। ठीक है? एक ही कलम एक ही जगह पे जाएगा, या तो नहीं जाएगा, रुक जाएगा, इतना ही होगा। तो जो भी पार्टिकल्स है, जो कण है, वो हमारे इस तरह की कोई भी गुण को नहीं दर्शाते हैं। जो कण है वह इस तरीके के कोई भी गुण को नहीं दर्शाते हैं।
लेकिन जो तरंग होती है, जो वेव होती है, वह इस प्रकार के तरंग, इस प्रकार के इस प्रकार की जो पिक्चर्स है उसको दर्शाती है कि कुछ जगह जो है वो दीप्त हो चुकी है, कुछ अदीप्त हो चुकी है। ठीक है? कहीं पे प्रकाश है, कहीं पे नहीं है। तो ये हमें तरंगों में देखने को मिलता है और इसका नाम भी दिया गया व्यतिकरण। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना नहीं है, आपको बस जानना है कि व्यतिकरण और विवर्तन, इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, इन प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया यह सिद्ध किया गया कि प्रकाश जो है वह एक तरंग है। प्रकाश एक पार्टिकल नहीं है, प्रकाश एक कण नहीं है, यह एक तरंग है। और तरंग क्या होती है? ऊर्जा। तरंग होती है ऊर्जा। क्या? तरंग जो है वह ऊर्जा होती है। तो यहां पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आया क्या, कि जो तरंग है वह हमारी एक ऊर्जा है। या सॉरी, जो हमारी प्रकाश है वह एक तरंग है, यानी कि एक ऊर्जा के बराबर है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें आया प्रकाश के गुण में, कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। और यह किसके बेसिस पे आया? इसके पीछे दो चीजें लागू थी, एक था विवर्तन और प्लस व्यतिकरण। इन दोनों अनुप्रयोगों के अनुसार, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कहा गया कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश जो है एक तरंग है, एक ऊर्जा है। अब इसके बाद एक और चैलेंज आया। एक और चैलेंज आया, ये लंबे समय तक माना गया, लगभग पूरे 18th और 19th सेंचुरी में यही माना गया कि प्रकाश एक तरंग है। और ये वो समय था जब साइंस के कुछ चीजों को लेकर बोलना बहुत ही खतरे से खाली नहीं था। जैसे गैलीलियो ने बोल दिया कि सूर्य जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो गैलीलियो को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। गैलीलियो का बोला गया कि आपको अगर ज्यादा ज्ञान हो गया तो आप अपने घर में बैठो। ठीक है? लोगों को ये भ्रमित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि चर्च ने बोला है कि पृथ्वी स्थित है, सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। तो उस समय गैलीलियो को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। गैलीलियो को बोला गया कि आप माफी मांगो कि आपने ऐसा झूठ क्यों फैलाया कि सूर्य एक जगह पे है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये पार्ट जो है, ये उस समय का समय था, ये उस समय की बात है जब साइंस में कुछ नई डिस्कवरी भी हो तो उसको बोलने से पहले लोगों को सोचना पड़ता था कि क्या ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक लंबे समय तक प्रकाश एक तरंग है, इसी को माना गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके खिलाफ, अगर उनको कोई जानकारी होती भी थी, तो बोलने से इनकार किया। ठीक है? लगभग 19वीं सदी में ही कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में, लगभग 19वीं शताब्दी में ही कई सारे एक्सपेरिमेंट में ये बोला, ये सामने आया कि प्रकाश जो है वो एक सिर्फ तरंग नहीं है। प्रकाश कणों के रूप में भी आचरण करती है, प्रकाश का एक कणों का आचरण भी है। प्रकाश का एक कणों का आचरण भी है। तो अब यहां पे आया, अब यहां पे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक एक्सपेरिमेंट था उनका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने कई चीजों को सिद्ध करने की कोशिश की। अब उन्होंने क्या बोला, जैसे एक एग्जांपल से आप इसको समझो। मान लो आपको एक हथौड़ा दे दिया जाए। ठीक है? आपको एक हथौड़ा दे दिया जाए और आपको कोई एक बॉक्स जो है उसको तोड़ना है। ठीक है? एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आपको तोड़ना है और आपको एक हथौड़ा दे दिया गया। और एक छोटा बच्चा है, मान लेते हैं 5 साल का, उसको भी एक हथौड़ा दे दिया गया। ठीक है? एक छोटा बच्चा है 5 साल का और आप होंगे मान लो 20 साल, 21 साल, जो भी आपकी उम्र हो। तो आपको एक हथौड़ा दे दिया गया। छोटा बच्चा बार बार उस हथौड़े को लेकर लगातार उस पर मारे जा रहा है, लगातार मारे जा रहा है। पर छोटे बच्चे के हथौड़ा मारने के बावजूद वह बॉक्स बॉक्स जो है वो नहीं टूट रहा है। वो बॉक्स जो है वो नहीं टूट रहा है। लेकिन आपने जैसे ही उस बॉक्स पर एक बार हथौड़ा मारा, वो हथौड़ा टूट गया। वो सॉरी, वो बॉक्स टूट गया, हथौड़ा नहीं, वो बॉक्स टूट गया। छोटा बच्चा है 5 साल का, वो बार बार उसी बॉक्स पे हथौड़ा मारे जा रहे हैं, हथौड़ा मारे जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं टूट रहा है। लेकिन आपने एक बार उस पर हिट किया और फिर वो बॉक्स जो है वो टूट गया।
अब छोटा बच्चा सोच रहा होगा कि आखिर ये क्यों बात है, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसे हुआ कि भाई हम इतने देर से मेहनत कर रहे थे, लगातार इतना हथौड़ा मार रहे थे और फिर भी ये नहीं टूटा। जबकि बड़े भैया आए, उन्होंने एक हथौड़ा मारा, या चाचू आए या मामू आए, उन्होंने एक हथौड़ा मारा और ये टूट गया। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो बल लगाएंगे वह ज्यादा होगा। और आपका बल ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपका मास ज्यादा है। आपके जो शरीर की जो वेट होगी वह उस बच्चे से ज्यादा होगी। आप ज्यादा बल लगाने में सक्षम होंगे। उस 5 साल के छोटे बच्चे के तुलना में आप ज्यादा बल लगाने में सक्षम होंगे। तो वह कितनी भी तेज हथौड़ा मारता रहे, क्योंकि उसका बल बहुत, उसका जो अपना जो वेट है, उसका जो अपना मास है वो बहुत ही कम है। बच्चे का जो द्रव्यमान होगा 10 केजी 20 केजी होगा, आप कम से कम 50-60 केजी के होंगे, तो आप उसे 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। और आप जब उस पे बल लगाएंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। यानी आपकी जो मोमेंटम है वह ज्यादा है। आपका मोमेंटम जो होता है, एक टर्म आता है मोमेंटम, जो मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान को वेग से गुना करते हैं तो मोमेंटम निकलता है। तो आपके द्वारा जो बल लगाया जाएगा वह बल अधिक होगा। वहीं पे छोटे बच्चे के द्वारा जो लगाया जा रहा है वह बल कम है। अब वैसे ही आइंस्टाइन साहब ने क्या किया कि आइंस्टाइन साहब ने एक गोल्ड की एक प्लेट ली। एक गोल्ड की यानी कि सोने की एक प्लेट ली। ठीक है? एक सोने का एक परत लिया और इस पे लाइट जो है उसको इंसिडेंट कराया। लाइट जो है उससे, लाइट की जो किरण थी, जो प्रकाश की किरण थी, वह इस पे डाला गया गोल्ड की परत पे। अब गोल्ड की परत पे इस प्रकाश को डाला गया, लेकिन यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन, प्रकाश की किरण के कारण यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। तो मान लेते हैं कि पहले उन्होंने रेड कलर का लाइट यूज किया था। रेड कलर का लाइट यूज किया था, तो प्रकाश की किरण के कारण यहाँ पे उससे ऊर्जा नहीं, प्रकाश की किरण के कारण यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था। इलेक्ट्रॉन अभी भी अंदर ही था। उन्होंने लाल कलर के जो लाइट है, लाल कलर के जो लाइट है, या लाल छोड़ो ना, इसको मान लो विजिबल लाइट, जो लाइट हम देख पाते हैं वही। तो इस लाइट का उन्होंने बहुत उपयोग किया। इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा के देख ली, यानी कि इसकी जो ब्राइटनेस है, इसकी जो चमक है उसको भी बढ़ा दिया। तो जब चमक बढ़ाने से कहीं निकल जाए, ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा है। ऊर्जा जब इस पे लगेगी, जब इस पे ऊर्जा लगेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। तो उन्होंने उस ऊर्जा की, यानी कि इस प्रकाश की ऊर्जा की जो चमक थी, जो इंटेंसिटी थी, ब्राइटनेस थी, उसको भी बढ़ा दिया। ब्राइटनेस को भी बढ़ा दिया, चमक को भी बढ़ा दिया और ज्यादा पावरफुल लाइट लगा दिया, बट सेम कलर का। तो उनको देखने को आया कि कितना भी लाइट का बढ़ा लो, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। बट रेड की जगह फिर उन्होंने दूसरे कलर का लाइट यूज कर लिया। मान लो ब्लू कलर का लाइट यूज कर लिया, ब्लू कलर का लाइट यूज कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने ब्लू कलर का लाइट यूज किया, उनको देखने को लगा कि कम इंटेंसिटी में भी, कम ब्राइटनेस में भी यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ निकल गए। यहां पे यूवी रेज का इस्तेमाल किया, अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया। उनको देखने को मिला कि अल्ट्रावायलेट का हमने जैसे ही इस्तेमाल किया, अल्ट्रावायलेट का हमने जैसे ही इस्तेमाल किया, यहां से फिर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। लेकिन रेड लाइट की चमक कितनी भी बढ़ा दो, रेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। और जो तरंग होती है, अगर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, अगर उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया जाए, तो मतलब ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन यहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो, ये जो लाइट है, ब्लू कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, वायलेट कलर की, यह सभी अलग अलग पार्टिकल से बने हुए हैं। देखो, आपका जो जितने भी फालतू क्वेश्चन है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं बीच में कमेंट नहीं देख रहा हूं। टॉपिक समझो, बीच में कमेंट मैं देखूंगा ही नहीं। ठीक है? तो यहां पे देखो, रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, येलो हो, ऑरेंज हो, सबके बारे में आइंस्टाइन साहब ने बोला कि ये अलग अलग पार्टिकल से बनी हुई है। ये अलग अलग पार्टिकल से बनी हुई है और इन पार्टिकल्स का मास अलग अलग है। अब क्योंकि इनका मास अलग अलग है, वेलोसिटी तो सेम है, प्रकाश की जो वेलोसिटी है, प्रकाश की जो जो स्पीड है, जो उसकी वेग है, वो तो सेम होती है।
लेकिन इनका मास अलग अलग है। ये जिस पैकेट से बने हुए हैं, ये जिस पैकेट से बने हुए हैं, उस पैकेट का मास अलग अलग है। और मास के अलग अलग होने के कारण, द्रव्यमान के अलग अलग होने के कारण, कुछ से इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है, कुछ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने फिर इसका बोला कि प्रकाश जो है वह छोटे छोटे पैकेट से बना हुआ है, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी है। और इन पैकेट ऑफ एनर्जी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। पैकेट ऑफ एनर्जी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। और इसी को बाद में उन्होंने नाम दिया, इसको बाद में उन्होंने नाम दिया कि फोटोन। इसी को बोलते हैं फोटोन। इसी को बोलते हैं फोटोन, जिन्होंने इसका नाम बहुत बाद में दिया गया, 1919 के आसपास में, 1920 के आसपास में इसका नाम दिया गया। एक्सपेरिमेंट 1915 में ही हो चुका था। एक्सपेरिमेंट जो है वो 1915 में ही हो चुका था, बट इसको बाद में बोला गया। इसका नाम 1905 में एक्सपेरिमेंट हो चुका था, बट इसका जो नाम है वो 1919-20 के आसपास में रखा गया, फोटोन। उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो फोटोन से बना है और फोटोन का कुछ द्रव्यमान होगा। फोटोन जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, एक कण के रूप में कार्य करता है। और कण का जितना ज्यादा मास होगा, कण का जितना ज्यादा मास होगा, उतनी उसमें ऊर्जा होगी। तो उनके हिसाब से यह बोला गया कि प्रकाश जो है वो एक सिर्फ तरंग नहीं है, बल्कि प्रकाश एक कण भी है, एक पार्टिकल भी है। यह कहा गया आइंस्टाइन साहब के द्वारा कि प्रकाश जो है एक पार्टिकल है। एक और चीज उसी समय सामने आई, और वो आई ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के बारे में आप सभी को मालूम है कि ब्लैक होल जो है वह प्रकाश की किरणों को अपने से बाहर नहीं जाने देता। प्रकाश की किरण भी उसमें अंदर आ जाती है। हम लोगों ने कल एक और चीज देखा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग है, वो भी हमने देखा कि ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश की किरणें अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें अगर अपने रास्ते से मुड़ जा रही हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। गुरुत्वाकर्षण में हमने क्या पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ उन पे लागू होता है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। गुरुत्वाकर्षण बल उन पर लागू होगा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। तो हमने देखा था कि कल प्रकाश की किरण जो है उसमें भी तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रही है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण वह भी अपने रास्ते से परिवर्तित हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। तो अल्टीमेटली लाइट के अंदर में कुछ मास होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। वह पार्टिकल से बना होगा तभी तो इसमें हो रहा है कि हाँ, कण से बना हुआ है, तभी उसमें कुछ मास है, तभी उसमें कुछ द्रव्यमान है, और तभी वह गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने रास्ते से हट जा रहा है। तो बाकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, चाहे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। तो इन सभी के माध्यम से यह बोला गया, इन सभी के माध्यम से यह बोला गया कि जो प्रकाश है वह एक कण है। प्रकाश जो है वह एक कण है। यहाँ पे दूसरा एक जो सिद्धांत आया कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव एवं एवं अनुसार प्रकाश एक कण से बना हुआ है। प्रकाश कणों से बना हुआ है।
कणों से बना हुआ है। तीस पहले हमने देखा कि व्यतिकरण के आधार पर या फिर जो जो हमारा विवर्तन है उसके आधार पे बोला गया कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। और दूसरा हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हो या फिर जो ब्लैक होल रेडिएशन हो, ब्लैक होल में लाइट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती, या फिर हमने देखा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। तो इन सभी के आधार पे बोला गया कि प्रकाश एक कण के रूप में आचरण करती है या कणों से बना हुआ है। तो हमने देखा कि प्रकाश में ये दोनों गुण तो दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश में यह दोनों गुण दिखाई दे रहे हैं, तो उसके आधार पर फाइनली एक चीज जो लास्ट में बोला गया वह यह बोला गया कि प्रकाश में तरंग एवं प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों के आचरण मौजूद हैं। 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 इसमें यह बोला गया कि जब प्रकाश इसमें यह कहा गया कि जब प्रकाश किसी वस्तु के संपर्क में आती है, जब प्रकाश किसी वस्तु के संपर्क में आती है तो वह कणों के रूप में आचरण करती है। लेकिन प्रकाश जब कहीं से होकर गुजर रही है, प्रकाश जो है जब कहीं से होकर निकल रही है, गुजर रही है, तो वह तरंग के रूप में ट्रेवल करती है, तरंग के रूप में कहीं से होकर निकलती है। ये चीज यहां पर फाइनली बोला गया कि संपर्क में आने पे प्रकाश किसी वस्तु के संपर्क में आने पर प्रकाश किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कणों के रूप में आचरण करती है। कणों के रूप में आचरण करती है तथा जब यह कहीं से गुजर रही होती है, जब यह किसी माध्यम से जब यह किसी माध्यम से गुजरती है तो तरंगों की तरह पेश आती है, तो तरंग की तरह आचरण करती है। तो तरंग की तरह आचरण करती है। तो ये दोनों चीज यहां पर बोला गया कि प्रकाश जो है वह जब किसी माध्यम से गुजरती है तो वह तरंग के रूप में कार्य करती है। लेकिन जब यह किसी कण से होकर या कण से जाकर टकराती है तो फिर यह कणों के रूप में आचरण करती है। इसीलिए बोला गया कि प्रकाश में एक द्वंद्वता है, एक ड्युअलिटी है। प्रकाश में एक द्वंद्वता है, एक ड्युअलिटी है। तो ये प्रकाश का द्वंद्वता को दिखाता है। द्वंद्वता जो है वह प्रकाश में मौजूद है। प्रकाश की ड्युअलिटी, द्वंद्वता, ये हमारा प्रकाश की द्वंद्वता है कि प्रकाश किसी वस्तु के संपर्क में आने पर एक कणों के रूप में आचरण करती है, लेकिन वही प्रकाश जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो फिर वह तरंगों के रूप में आचरण करती है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया गया। ठीक है? ये हमारी सबसे पहली पार्ट है कि प्रकाश में होता क्या है। बाकी अगर हम लोग प्रकाश के बारे में जनरल चर्चा करें तो प्रकाश के बारे में आप सभी जानते हो कि प्रकाश जो है प्रकाश जो है वह लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वैक्यूम में, जहां पे कुछ भी मौजूद ना हो वहां पे 3 लाख मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है।
यह इसकी स्पीड होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड। यह इसकी एक गति होती है, इसकी वेग होती है जो 3 लाख मीटर पर सेकेंड के बराबर है। जब यह किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि हर चीज में इसकी गति समान सेम होगी। कहीं कहीं पे इसकी गति जो वैक्यूम में या हवा में जो इसकी गति है वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो, हवा में या वैक्यूम में, एक लाइन यहां पर लिख सकते हो, हवा में या वैक्यूम में हवा में या वैक्यूम में हवा में या वैक्यूम में प्रकाश की गति प्रकाश की गति 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है, या 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये तो एक लाइन हो गया इसके बारे में। दूसरा लिखना, सामान्यतः सामान्यतः हाँ, डी ब्रोगली नियम है द्वंद्वता को लेकर, ठीक है? सामान्यतः सामान्यतः प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। सामान्यतः प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन हमने देखा है कि इसमें बदलाव भी होता है, इसमें चेंज भी होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट जो है वो लिखेंगे। जब हम लोग जब हम लोग प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो प्रकाश के कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, कुछ अलग अलग गुण होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन था, प्रकाश जो है ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है? ट्रांसवर्स है। परावर्तन, अपवर्तन, इसके साथ साथ हमें यहां पर देखने को मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है? तो ये कुछ फीचर्स है, इसके अलावा स्कैटरिंग भी है और बाकी चीजें भी है, तो जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन पे, या जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या है। प्रकाश के परावर्तन की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रकाश का वह गुण है जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगर आप किसी भी चीज को देख पा रहे हो तो वह इसीलिए देख पा रहे हो, ज्यादातर चीजों को आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि वहां से प्रकाश जो है वह परावर्तित होकर परावर्तित होकर आपके पास आती है, रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आती है। अगर रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश नहीं आए तो फिर वहां पे आप किसी भी चीज को देख नहीं पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने कमरे में बैठे हो, आपने अपने घर के सारे गेट खिड़की जो है, जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं वो बंद कर ली ताकि अंदर में बाहर से कोई रोशनी ना आ रही हो। आपने लाइट ऑन करके रखा है। जैसे ही आप लाइट बंद कर देते हो जैसे ही आप लाइट बंद कर देते हो तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सिर्फ हमें ब्लैक ब्लैक नजर आएगा, हमें कुछ भी अंधेरा नजर आएगा, डार्क नजर आएगा, हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश की जो किरणें हैं उसकी परावर्तन के कारण, प्रकाश की किरणों की परावर्तन के कारण ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। कुछ चीजों में अपनी लाइट होती है, कुछ चीजों में अपनी प्रकाश होती है। जैसे कि मान लो जो ग्रह, जो आपको तारे दिखते हैं, जो आपको तारे दिखते हैं वो आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी लाइट है। जो सूर्य है वह भी एक तारा है, इसके पास अपनी ऊर्जा है, अपनी इसकी प्रकाश है जिसके कारण हम उसको देख पाते हैं। जिनमें प्रकाश ना हो,
जिनमें प्रकाश ना हो, खुद का प्रकाश ना हो, उस चीज को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है? उसको हम तभी देख सकते हैं जब उस पे कोई और प्रकाश की किरणें जा रही हो, वहां से वह परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। तो परावर्तन जो है वह किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अगर परावर्तन ना हो, अगर परावर्तन ना हो तो फिर हम उसको नहीं देख सकते। अगर परावर्तन ना हो तो फिर हम उसे नहीं देख सकते। ये चीज को आप बेसिक याद करके रखना। ठीक है? कि अगर परावर्तन ना हो तो हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है? इसमें एक लाइन देखो संतोष, जो यूपीएससी की तैयारी है ना, वो एंटरटेनमेंट चैनल नहीं होता कि आप इधर-उधर के क्वेश्चंस पूछते रहो और उसका मैं आंसर देता रहूं। वो आपका नहीं है। अगर आपको पढ़ने में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में अगर आपको मन ना हो लगे या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने में मन ना लगे, तो फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो। यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं जिसमें गाने-वाने लगाकर भी होते हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है? बट क्लासेस में सिर्फ पढ़ाई होती है। क्लासेस में इधर-उधर की कोई बातें नहीं होती। ठीक है? चलिए, इसमें एक लाइन लिखेंगे, प्रकाश के घर्षण बल पानी में भी हो सकता है। आप कल कहाँ थे तनवीर? कल जब मैं ये बता रहा था उस समय आप कहाँ थे? कल मैंने पानी का भी आपको बताया था। कल मैंने आपको तरल पदार्थों के बारे में भी बताया था। कल उस समय आप कहाँ पे मौजूद थे? कल मैंने आपको बताया था कि जो भी ठोस पदार्थ है उसमें जो सरफेस है वो फिक्स होता है। ठोस पदार्थ का सरफेस फिक्स होता है तो उसमें मूव करना मुश्किल है। लेकिन जो भी तरल पदार्थ है, क्या उसका सतह जो है वो फिक्स है? क्या वह सतह जो है, क्या उसका वो फिक्स है? पानी की सतह क्या परिवर्तित नहीं होती है? कल मैंने आपको ये बताया था कि पानी में ऐसा, या जल जब भी होगा या कोई भी तरल पदार्थ होगा, उसके सरफेस में ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं होगी, लेकिन उसका भी अपना एक प्रतिरोध होता है जो फ्रिक्शन से अलग होगा। क्या? तो कल वाले क्लास में आप थोड़ा ध्यान देते तो आपको समझ में आता। लेजर लाइट नहीं, कोई भी लाइट आप देखोगे, जनरली कोई भी लाइट होगी वो सीधी ही जाती है। कोई भी लाइट सीधी ही जाती है। अगर आप जनरल लाइट को भी देखोगे वो सीधी जाएगी। जो लाइट की बेंडिंग है वो स्पेसिफिक कंडीशन में होती है कि अगर एक ही प्रकार के जो सोर्स है, स्रोत है, उससे लाइट निकले, अगर उसकी जो वेवलेंथ है वह भी सेम है और एक पतले बहुत ही नैरो स्लिट से वह लाइट निकल रही है, तो फिर वहां पे प्रकाश जो है वह अपने रास्ते से या तो उसका व्यतिकरण होता है या विवर्तन होता है। तो जनरली भी लाइट जो है, इसीलिए मैंने आपको लिखाया, सामान्यतः जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में ही चलती है। चाहे वो लेजर लाइट हो या जनरल लाइट हो, वो सामान्यतः सीधी रेखा में ही चलेगी। ठीक है? चलो, अब आते हैं इस टॉपिक पे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि अगर जब हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं तो हम लोग इसीलिए देख पाते हैं, हम लोग किसी भी चीज को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां से हमें प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर आती हैं। प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तित होकर जब आती हैं तब भी हम किसी चीज को देख पाते हैं। जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर नहीं आती हैं और बाकी जगहों से आ रही होती है तो वो हमें ब्लैक नजर आता है। जैसे मान लो कि आपने कोई एक व्यक्ति है जो आपके आसपास में हो, या फिर कोई एक वॉल है जिस पे ब्लैक हो, ब्लैक कलर का पेंट किया हो। तो ब्लैक कलर का पेंट का मतलब वहां पे प्रकाश की जितनी भी किरणें गई हैं उसको अवशोषित कर लिया गया है, वहां से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। बट उसके आसपास में व्हाइट है। जैसे मान लो ये हमारा टोटल एक स्क्रीन है। ठीक है? इस स्क्रीन पे मान लो आपको सभी जगह पे मान लेते हैं आपको बाकी जगहों पे रेड रेड कलर नजर आए, कुछ जगहों पे रेड आए, कुछ जगहों पे ग्रीन कलर नजर आए। ठीक है? कुछ जगहों पे येलो कलर नजर आए। ठीक है?
कुछ जगहों पे यहीं पे आपको व्हाइट कलर नजर आए, ये व्हाइट तो हुआ नहीं, कुछ जगहों पे व्हाइट कलर नजर आए, तो अभी आपको क्या देखने को नजर आएगा कि ये तो मान लो डिजिटल बोर्ड है, इसको आप छोड़ देते हैं। आप ब्लैक बोर्ड ले लो या कोई भी एक बोर्ड ले लो, कोई एक दीवार ले लो, अगर वहां पे उस पूरे दीवार, अगर वो पूरा दीवार जो है वो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, उस पे बाकी कलर्स नजर आ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कलर्स आपको वहां से निकल के आ रहे हैं, मतलब यहाँ से जो रेड कलर है, यहाँ से जो रेड कलर है वो निकल के आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये तो डिजिटल बोर्ड है, तो ये डायरेक्ट लाइट को एमिट कर रहा है, ये डायरेक्ट लाइट को एमिट कर रहा है। मान लो ये डिजिटल बोर्ड नहीं होता, यह आपका नॉर्मल एक बोर्ड होता जो ब्लैक बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, तो व्हाइट बोर्ड पर भी आपने देखा होगा कि कभी ब्लैक मार्कर से, कभी ब्लू मार्कर से, या कोई भी अगर लिखता है तो आपको ब्लैक, ब्लू, बाकी सभी कलर जो है वो नजर आते हैं। तो मान लो आपके पास कोई ऐसा व्हाइट बोर्ड है, जैसे मान लो यहीं पे मैं इसको बोर्ड को, खैर ये तो डिजिटल बोर्ड है तो इसमें यहाँ पे लाइट डायरेक्ट एमिट होता है, बट अगर ये डिजिटल बोर्ड नहीं होता, अगर ये सिंपल बोर्ड होता इस प्रकार का, ये मान लो कि एक सिंपल बोर्ड है, इस पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो यहां से येलो कलर की लाइट जो है, यानी कि पीले कलर की लाइट जो है वह परावर्तित होकर आप तक पहुंच रही, इसलिए आपको ये पीला नजर आएगा। यहां से सभी कलर्स परावर्तित हो रहे हैं, इसलिए आपको उजला नजर आएगा। यहां से हरे कलर जो है वह परावर्तित हो रहा है, तो आपको हरा नजर आएगा। तो जिस कलर की लाइट, जिस रंग की जो प्रकाश की किरण है, वह आप तक परावर्तित होकर आ रही है, वही चीज आपको नजर आता है। और जब किसी भी प्रकाश की किरण का परावर्तन ना हो रहा हो, तो आपको वह ब्लैक नजर आता है, काला नजर आता है। ठीक है? तो ये प्रकाश की परावर्तन का है। जैसे मान लो आपके सामने में कोई व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति ने अगर अलग-अलग कलर के कपड़े पहन रखे हैं, जैसे मान लो एक मल्टी कलर का कोई शर्ट पहन के बैठा हो, या कोई ऐसा मल्टी कलर का कोई शर्ट या पैंट पहन के बैठा हो, तो आपको वो मल्टी कलर नजर आ रहे हैं, मतलब उस व्यक्ति के कपड़ों से उस कलर की लाइट जो है वह आप तक पहुंच रही है, उस कलर का जो प्रकाश है वह आप तक पहुंच रहा है, तभी आप उसको देख पाते हैं। ठीक है? तो हम प्रकाश को नहीं देखते, हम व्यक्ति को ही देखते हैं या वस्तु को ही देखते हैं, बट उससे वह प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आ रही है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं, इसलिए हम उसको देख पाते हैं। व्हाइट कलर का मतलब होता है कि जो भी कलर्स है, जैसे 7 कलर मेनली होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। ये जो 7 कलर है, अगर यह सातों कलर वहां से परावर्तित होकर आ रहे हैं, तो आपको व्हाइट कलर जो है वह नजर आता है। आपको कोई चीज सफेद या उजला इसलिए नजर आता है क्योंकि उससे यह सारे कलर परावर्तित होकर एक साथ पहुंच रहे हैं। ठीक है? तो आपको वह पूरा एक सफेद कलर जो है वह नजर आता है। ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि प्रकाश का परावर्तन किसी भी चीज को देखने के लिए अनिवार्य है। एक लाइन इसमें लिख लेंगे, एक लाइन यहां पे लिखेंगे, हम किसी वस्तु को इसलिए देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां से प्रकाश की किरण, हम किसी वस्तु को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां से प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तित होकर, परावर्तित होकर, परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो इसीलिए हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है? तो ये तो सबसे पहली बात हो गई कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो कहां पे निर्भर करता है, या कैसे यहां पे, कैसे हमें हेल्प करता है। जब भी हम किसी चीज को देखेंगे तो तभी देखेंगे जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। दूसरी एक चीज है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि प्रकाश के परावर्तन के साथ साथ एक दूसरी कंडीशन होती है, अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन में क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। देखो, अपवर्तन में क्या होगा कि मान लो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जा रहा है, प्रकाश एक माध्यम से, मान लो ऊपर में जो है वो हवा है और नीचे में पानी है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मान लो ये इसका सरफेस है, ये जो है वो सतह है, ये जो पार्ट है वो सतह है, पानी की जो सतह है वो है, एक इंटरफेस है।
अब इसके नीचे में पानी है, इसके नीचे में पानी है, ऊपर में हवा है। तो अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो नॉर्मली इसको इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि प्रकाश की किरण इसी रास्ते से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि वह बेंड हो जाती है, वह मुड़ जाती है। क्या? यह जो है वो बेंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है और ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों माध्यमों की जो सघनता है, इनकी जो डेंसिटी है, वह अलग है। इन दोनों की जो सघनता है, वह अलग है। ठीक है। अनुराधा, आपका क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हो? आप खुद सोच रहे हो? नींद आ रही है तो क्या करें? यहां जो सघनता है, वो यहां पे एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। सघनता के कारण सघनता के कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा ऊपर का जो मीडियम है, ऊपर का जो माध्यम है, जो वायु है, जो हवा है, उसमें सघनता कम होगी। उसमें सघनता कम होगी। जब हम पानी की ओर बढ़ते हैं, जब हम पानी की ओर बढ़ते हैं, तो पानी में सघनता जाहिर रूप से ये अधिक होगी। क्या? तो अगर सघनता बदल रही है, तो प्रकाश की जो गति है, वह परिवर्तित होगी। एग्जाम्पल के रूप में देखो कि मान लो आप एक एक हाईवे से आप गुजर रहे हो, अचानक आपके सामने बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो नॉर्मली आपका जो अगर आपके हैंडल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं हुए, तो आप देखोगे कि अगर किसी भी गाड़ी पे अगर तेज ब्रेक लगा दिया जाए, तेज ब्रेक लगाने से क्या होगा? तेज ब्रेक लगाने से उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो एक तरीके से जो दिशा है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। आपके हाथ में हैंडल होता है तो हैंडल से आप उसको कंट्रोल कर लेते हो। बट मान लो अगर कोई भी सामान जो है वो बहुत तेज गति से या कोई भी जो वस्तु है वो बहुत तेज गति से जा रही हो, अचानक से उसकी गति में अगर ब्रेक लगाया जाए, उसकी गति में अगर उसपे कोई अवरोध पैदा किया जाए, तो वह अपनी दिशा से मुड़ जाएगा, वो अपनी दिशा से भटक जाएगा, अपनी दिशा में कुछ परिवर्तन लाएगा। ठीक वैसा ही हमें लाइट के साथ देखने को मिलता है, प्रकाश के साथ देखने को मिलता है कि जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि सघनता के कारण, डेंसिटी के कारण इसके जो इसके जो पाथ है, इसकी जो पाथ है, वह चेंज हो जाती है, वह बदल जाती है। और पाथ के बदलने के कारण, इसकी दिशा के बदलने के कारण जो एक्टिविटी हुई है, जो यहाँ पे क्रिया हुई है, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। तो ये क्यों होती है? सघनता के कारण प्रकाश की प्रकाश की गति बदल जाती है, जिसके कारण जिसके कारण इसकी दिशा में इसकी दिशा में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। जिसके कारण इसकी दिशा में परिवर्तन आता है। तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी, तो इसकी दिशा में परिवर्तन आएगा, इसके दिशा में कुछ ना कुछ चेंज आएगा और इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। तो खैर ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग में से कुछ लोग होंगे तो क्लास 10th में पढ़ाई भी करते होंगे। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बट मैं मान के चलता हूं कि क्लास 10th में आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई की होगी। ठीक है? अभी भी कुछ लोग बाकी सारे डिस्कशन करते हैं पढ़ाई को छोड़। तो चलिए, तो ये अपवर्तन हुआ, ठीक है। अब ठीक इसी में अगर आप देखोगे कि मान लो यह जल से, एक तरीके से अगर देखा जाए तो यह जल से अगर ऊपर की ओर जा रहा है, अगर मान लो यह जल से ऊपर की ओर जा रहा है, तो नॉर्मली इसका पाथ जो है ये होना चाहिए था। लेकिन यह जो है यहां पे भी परिवर्तित हो जाता है, यह भी अपने दिशा से परिवर्तित एक तरीके से दिशा से
मुड़ जाता है, यहाँ पे बेंड कर जाता है, ये भी अपवर्तन का ही एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे नीचे में हमारे पास जल है और ऊपर में यहाँ पे हमारे पास वायु है। ये भी हमें अपवर्तन का ही एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि यह जल से ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे भी यह बेंड हुआ, यहाँ पे भी मुड़ गया और मुड़ने का सिंपल सा कारण है सघनता। डेंसिटी जो है वह बदलती है, हवा की डेंसिटी कम है, जो अभिलंब रेखा ये होती है, ये जो रेखा है ना इसको अभिलंब रेखा कहते हैं, ठीक है? यह रेखा को अभिलंब रेखा कहा जाता है। तो जब भी यह एक दिशा से दूसरी दिशा में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यह अपने रास्ते से भटक जाती है, रास्ते से एक तरीके से मुड़ जाती है और यही अपवर्तन है। आपने एक चीज गौर किया होगा कि जब हम बात कर रहे थे जल से, सॉरी, जब हम बात कर रहे थे वायु से पानी में आने की या वायु से जल में आने की, तो यह अभिलंब रेखा की तरफ मुड़ा था। यह जो है वो अभिलंब रेखा की तरफ बेंड किया। लेकिन जब हम बात करते हैं इस दूसरे कंडीशन में कि जब यह जल से वायु की ओर जा रहा है, यानी कि एक सघन माध्यम से एक ऐसे माध्यम में जा रहा है जिसकी सघनता कम हो, ठीक है? तो जब यह जल से वायु की ओर जा रहा है या ज्यादा सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की ओर जा रहा है, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि यह अभिलंब रेखा से दूसरी तरफ मुड़ता है। अभिलंब रेखा से दूसरी तरफ यह मुड़ जाती है। ये दोनों भी हमें अपवर्तन के उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद इसके बाद हमें एक चीज और यहीं पे साथ में देख लेना है, जो हमने बोला था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है इसको भी हम लोग समझते हैं। ये हमारी हुई अभिलंब रेखा, क्या? ये हमारी अभिलंब रेखा हुई। अभिलंब रेखा मीन्स अब एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है जहां पे जो हमारी लाइट है वो पहुंच रही है। अब मान लो ये हमारा जल है, ये हमारा जल है और ये हमारा वायु है। जाहिर तौर पर जो जल की सघनता है वो वायु की तुलना में अधिक होगी, वायु की तुलना में अधिक होगी। तो ये लाइट को जाना तो यहां चाहिए था, बट ये लाइट बेंड होकर मुड़ जाती है यहां पे। इसके बाद धीरे धीरे जब हम यहाँ पे और इस लाइट की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम के बाद ये और बेंड होता जाएगा। धीरे धीरे हम और बढ़ाएंगे या और बेंड होगा और एक बार में यह पैरेलल हो जाएगा, इस सतह के पैरेलल हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, ये जो एंगल है तो और बढ़ा दिया, तो यह जो लाइट है यह सेम मीडियम में वापस आ जाती है। पहले हमने देखा कि यह रिफ्रैक्ट हो रही है, थोड़ा थोड़ा बेंड हो रही है, अभिलंब रेखा से दूर की ओर जा रही है। दूर की ओर जाते जाते एक ऐसा कंडीशन आएगा जब एक एंगल पे यह लगभग सतह के पैरेलल हो जाएगी, सतह के समानांतर मुड़ जाएगी। उससे ज्यादा अगर हमने एंगल बढ़ा दिया, उससे ज्यादा कोण बढ़ा दिया, तो फिर यह सेम माध्यम में वापस लौट के आ जाती है और इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन। अब ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यह तभी होता है जब एक अधिक सघन माध्यम से किसी दूसरे कम सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरणें जाती है। यह तब नहीं होगा जब एक, जैसे मान लो जब ये ऊपर की तरफ से आ रहा होगा, जैसे एक एग्जांपल यहीं पे दूसरे में ड्रॉ कर लेते हैं। एक एग्जांपल ड्रॉ करते हैं कि मान लो ये ऊपर से आ रहा हो, ठीक है? लाइट की जो प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ पे आई, बेंड होके यहाँ पे आया, और अब बढ़ा दो और इधर आएगा, पूरा बढ़ा दो और इधर आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पे ले आओ, इधर मान लो आ गया, एक मान लेते कि यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? अगर यहाँ पे ये पहुंच भी जा रहा है तब भी माध्यम तो सेम ही है, तब भी माध्यम यहाँ पे सेम ही है। और अगर हम इस साइड से करेंगे तो अब ये उल्टी दिशा में बेंड होना स्टार्ट होगा। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने रेयर माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से, सॉरी, अगर हमने ऊपर के रेयर माध्यम या विरल माध्यम से नीचे की ओर सघन माध्यम की ओर कुछ लाइट को, प्रकाश को अगर हम अपवर्तित करते हैं, तो इसमें मीडियम चेंज नहीं होगा, इसमें माध्यम चेंज नहीं होगा, ठीक है?
इसमें माध्यम चेंज नहीं होगा। ये हमारा एक सघन माध्यम है, ये हमारा एक विरल माध्यम है, ठीक है? यानी कि ये रेयर है, ये डेंस है, ये सघन और विरल माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसमें कोई पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, लेकिन जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो एक समय के बाद इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या? सघनता मतलब डेंसिटी, सघनता मतलब डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है। जैसे कि आपने देखा जहां पे पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होगी वहां पे डेंसिटी अधिक होगी, जहां पे कण जो है वो अधिक होंगे वहां पे सघनता अधिक होगी। क्या? तो ये हमारा सघनता के कारण यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक केस देखने को मिलता है। अब हम इसके एप्लीकेशन पे आते हैं कि इसका उपयोग कहां पे है, इसको देखते हैं। उपयोग कहां पे है इसको हम लोग पहले देखते हैं। पहले हम लोग जो अपवर्तन है, जो रिफ्रैक्शन है, इसका कहां पे उपयोग होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि हमें आकाश में जो तारे हैं वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आकाश में जो हमें तारे हैं वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मान लो ये एक तारा है, तारा इसी प्रकार का होता है, तारा कभी भी इस प्रकार का आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई तारा नहीं होता। तारा आपको हमेशा पॉइंट साइज ही नजर आता है, तो ये तारा नहीं है, ये तारा है। ठीक है? तो अगर अगर हम लोग बात करें कि एक तारा जो है यहां से भी प्रकाश की किरण आती होगी और इस व्यक्ति तक पहुंचती होगी। ये मान लो प्रकाश की किरण इस व्यक्ति तक पहुंची, तो व्यक्ति इस तारे को देख पाएगा। हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब वहां से प्रकाश आ रही हो। प्रकाश के बिना हम किसी चीज को नहीं देख सकते, लाइट के बिना हम किसी चीज को नहीं देख सकते। ठीक है? तो जब तक प्रकाश की किरणें नहीं आएंगी तब तक हम लोग उसको नहीं देख सकते। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, प्रकाश की किरणें हमारे पास ऐसे आ सकती है, लेकिन जब ये हमारे पास आती है तो ये काफी डिस्टेंस से आती है और इस डिस्टेंस में हमारे पास मौजूद है हमारा एटमॉस्फेयर। यहाँ पे मौजूद है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल। वायुमंडल यहाँ पे मौजूद है हमारा वायुमंडल। और अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि वायुमंडल की जो सघनता है, वायुमंडल की जो डेंसिटी है, वह बराबर नहीं होती। वायुमंडल की जो सघनता है वह बराबर नहीं होती, वह बदलती रहती है। जाहिर तौर पर जब हम नीचे की ओर आते हैं तो वायुमंडल की सघनता बढ़ती जाती है और ऊपर की ओर इसकी सघनता कम होती जाती है, कि जो डेंसिटी है वह बदलती रहती है। तो जब यह प्रकाश की किरण इस व्यक्ति तक पहुंचेगी तो जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में आएगी, हो सकता है प्रकाश की किरण थोड़ा घूम कर आ रही हो। क्या? हो सकता है प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आ रही हो। क्या? अब जब इस व्यक्ति तक यह प्रकाश की किरण आई तो यह व्यक्ति अपने अनुसार तारे को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा। ये तारा जो है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एंगल ये बना, तो इस एंगल के हिसाब से यह देखेगा इसको तारा दूसरी जगह पर नजर आएगा। तो तारे का जो एक्चुअल पोजीशन है वह देख पाना मुश्किल है। तारे का जो एक्चुअल पोजीशन है, जो स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है, वह देख पाना मुश्किल है, क्योंकि यह बार बार अलग अलग दिशाओं से रेज ऑफ लाइट कितना बेंड होकर आ रही है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कभी उसको यहाँ पे तारा दिख जाए, कभी इसको इस दिशा में तारा दिख जाए। तो जितना लाइट बेंड हुआ है, जितना लाइट जो है, जितना प्रकाश की किरण बेंड हुई है, उसके अनुसार इस तारे का अलग अलग पोजीशन दिखेगा। ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, ओरिजिनल है। ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, यह वास्तविक जो इसकी स्थिति है वो ये नजर आती है। लेकिन हमें तारे का कभी भी वास्तविक स्थिति देखना बहुत ही मुश्किल होगा। कारण यह है कि प्रकाश की किरणें अलग अलग जगहों से घूम कर आएंगी या बेंड होकर आएंगी, मुड़ कर आएंगी। तो हम अपने अनुसार एक स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करते हैं कि यह तारा इस जगह पर मौजूद होगा। क्या? तो आपको एक ही तारे की अलग अलग पोजीशन दिखाई देगी, थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नॉर्थ साइड में है तो साउथ में चला गया, ऐसा नहीं। अगर आप नॉर्थ दिशा में कोई तारे को देख रहे हैं तो वहीं पे आपको उसकी पोजीशन जो है
वो फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे दिखेगा कि इसका तारा जो है अपनी जगह पे लगातार वाइब्रेट कर रहा है, उसमें कंपन हो रही है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। तो ये पार्ट जो है, ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि तारे का हमें पोजीशन बार-बार चेंज करता हुआ दिखाई दे। दूसरी एक और चीज, अब यह वायुमंडल ही नहीं है, इसमें हमें एक और फैक्टर जो है वह भी काउंट करना पड़ता है। यहाँ पे हवा भी चलेगी। इस क्षेत्र में हमें हवा भी चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे हवा भी चल रही होगी और हवा की गति होगी। हवा की कुछ गति होगी। अब इस हवा की गति के कारण सघनता लगातार बदलती रहेगी। ऐसा नहीं कि सघनता जो है कि यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, ऐसा फिक्स हो गया, ऐसा नहीं। मान लो यहाँ पे सघनता ज्यादा है, ऊपर में कम है, वहां पे ऊपर में कम है, तो ये भी लगातार बदलती रहेगी। ये भी जो चीजें हैं वो लगातार बदलती रहती हैं, क्योंकि हवा हमेशा तेज गति से बह रही है। हवा बहती रहेगी, उसके अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। तो जब जब इस प्रकार से यह जो रेज ऑफ लाइट है, कई बार इस आदमी तक पहुंचेगी ही नहीं। कुछ बार हो सकता है कि इसमें से कोई रे ऑफ लाइट रास्ते में ही रह गई, तो इसको दिखाई नहीं दिया। क्या? कुछ रे ऑफ लाइट जो है वो रास्ते में रह गई, इसको दिखाई नहीं दिया। तो क्या होगा कि इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि तारे की लाइट कभी-कभी कम हो रही है, कभी-कभी इसकी लाइट जो है वो बढ़ रही है। इसकी प्रकाश जो है वह एक निरंतर आती हुई नहीं होगी, इसकी प्रकाश में बदलता जाएगा। या इसका जो प्रकाश, जो इसकी ब्राइटनेस जो है, इसकी जो चमक है, कभी हमें अधिक प्रतीत होगा, कभी हमें कम प्रतीत होगा। तो ये अधिक या कम क्यों प्रतीत होता है? यह अधिक और कम इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हवा के कारण कई बार यह लाइट जो है, हो सकता है बेंड होकर इसके आगे चली गई हो या इसके पहले ही पहुंच गई हो। तो यह प्रकाश की किरण निरंतर इस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है, निरंतर यहां तक नहीं पहुंच रही। तो इसकी ब्राइटनेस, इसकी जो चमक है वह कम होती नजर आती है या कभी अधिक होती नजर आती है, और इसी को हम बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। तो तारे वास्तव में नहीं टिमटिमाते। वास्तव में उनकी ब्राइटनेस पे, उनकी जो चमक है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी चमक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यह देखने को मिलता है कि जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या ये सही है कि कुछ लोगों को ब्लॉक कर दीजिए, तभी वो सही होंगे। जो लोग भी इंस्टाग्राम आईडी और बाकी चीजें कर रहे हैं ना, वो ब्लॉक होते जा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए जो भी लिख रहे हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारा कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, ये इसी का कारण है। क्या? इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश जो है वह लगातार अ, जो आ रहा है वो लगातार चेंज होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है, लगातार बदलता रहता है, इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब दूसरा इसमें हमें एक और चीज देखना है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एक और चीज जो हमें नजर आती है वह है समय से पहले सूर्यास्त। समय से पहले सूर्यास्त और समय के बाद समय से पहले सूर्यास्त, सॉरी, समय से बाद सूर्यास्त, समय के बाद सूर्यास्त और समय से पहले सूर्योदय। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में भी फर्क पड़ता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में भी फर्क पड़ता है। अब ये क्यों पड़ता है इसको हम लोग देखते हैं। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति यहां पे खड़ा है, तो उसे एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ही चीजें दिखाई देती है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं क्षितिज। इसको हम बोलते हैं क्षितिज। तो इस क्षितिज के ऊपर या इस क्षितिज के नीचे की ओर हम नहीं देख सकते। पृथ्वी भले ही गोल है, बट हम हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, हम हमेशा एक सीधी रेखा में देखते हैं। टूटा हुआ तारा क्या होता है, इसको हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। अभी हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो कोई भी व्यक्ति है, वह एक क्षितिज के बराबर में ही चीजों को देख सकता है। क्या? क्षितिज के बराबर में ही देख सकता है, इसके नीचे की ओर नहीं देख सकता। तो मान लो सूर्योदय का टाइम है, जिस समय सूर्योदय का टाइम है,
उस समय सूर्य जो है वह क्षितिज के नीचे होता है। सूर्य जो है वह क्षितिज के नीचे है। अब यहां से हम नीचे की ओर नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि लाइट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आ जाए। लाइट इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाएगी, या हम क्षितिज के नीचे की ओर नहीं देख सकते। इनसे हम नीचे की ओर नहीं देख सकते। तो क्षितिज जो है उसके नीचे देखना मुश्किल है। लेकिन सूर्य की किरणें हर दिशा में जा रही है। सूर्य की जो किरण है वो हर दिशाओं में निकल रही है। अब इसी में से कोई एक सूर्य की किरण यहां से बेंड होकर इस आदमी तक पहुंचती है। यह व्यक्ति एक खड़ा है। अभी सूर्य जो है वो क्षितिज के नीचे है। 2 मिनट के बाद सूर्योदय होना है। यह बिल्कुल क्षितिज के पास पहुंच गया, लेकिन अभी क्षितिज के ऊपर आया नहीं। क्षितिज के ऊपर आया नहीं है। लेकिन सूर्य की किरण जो हम तक पहुंच रही है वह मुड़ के पहुंच रही है, वह बेंड होके पहुंच रही है। तो अब यह व्यक्ति जो है वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही देखता है, और इसके कारण इसको सूर्य यहां पे नजर आएगा। वास्तव में सूर्य की जो स्थिति है वह नीचे है, क्षितिज के नीचे है। क्षितिज का मतलब जहां पे आपको जो दिखाई देता है ना, जिस लाइन पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, जहां तक आपको जो दिखाई दे रहा है, जहां तक आप नीचे की ओर देख पाते हो, जहां पे आपको लगता है कि आसमान जो है वो जाकर धरती से मिल रहा है, वह क्षितिज कहलाता है। जहां पे आपको लगता है, जब भी आप कहीं पे खड़े होते हो आपको लगेगा कि हाँ, इस जगह पे जाकर आसमान और धरती जो है वो मिल रहे हैं, उसी को क्षितिज कहा जाता है। ठीक है? तो उस क्षितिज से नीचे की चीजों को आप नहीं देख सकते। उससे जितनी भी चीजें ऊपर है उसी को आप देख पाते हो। तो इस क्षितिज से नीचे है सूर्य, बट फिर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो हमारे वातावरण में पहुंची, जो हमारे वायुमंडल में पहुंची, वायुमंडल में आने के बाद अब यहाँ पे हो गया इसका अपवर्तन। अब यहाँ पे हो गया इसका अपवर्तन, और अपवर्तन के कारण यह मुड़कर हमारे पास पहुंच जाती है। इसीलिए हमें समय से 2 मिनट पहले सूर्योदय दिखता है। समय से 2 मिनट पहले, समय से 2 मिनट पहले सूर्योदय। अगर बादल ना हो तो, अभी मत बोलना कि बादल थे तो नहीं देख पाए। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो सूर्य समय से 2 मिनट पहले हमें सूर्योदय दिखेगा। इसका कारण क्या है? अपवर्तन। एक बार फिर से ध्यान देना, यह एक क्षितिज है। क्षितिज वह भाग होता है जिसके नीचे आप नहीं देख सकते, जिसके नीचे आप नहीं देख सकते। क्या? जैसे भी आप, जैसे मान लो आप कहीं भी जाते हो, तो आपको क्या दिखता है कि एक जगह पे जो आसमान है, एक जगह पे जो आसमान है वो हमारी धरती से मिल रहा है। वह जो लाइन है आपके लिए, वही आपका क्षितिज कहलाता है। तो क्षितिज के नीचे हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। मान लेते हैं कि यह हमारा एक सूर्य है, यह अभी क्षितिज से नीचे है। 2 मिनट के बाद सूर्योदय का टाइम है। आप कहीं पे बैठे हो कि हाँ सूर्योदय होगा, हम पहले देखेंगे। लेकिन अभी सूर्य जो है वह इस क्षितिज से नीचे है। आसमान बिल्कुल साफ है, आपको दूर दूर तक सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो अब यह सूर्य जब क्षितिज से नीचे है, उस समय में आप इसको नहीं देख सकते जनरली। लेकिन होता क्या है कि इस सूर्य की किरणें हर दिशा में निकल रही हैं, ऊपर की ओर आ रही हैं। जैसे ये हमारे वायुमंडल में आती है, अब इनका अपवर्तन होने लगता है। अब यह अपनी दिशाओं में, इनमें परिवर्तन आएगा। दिशाएं इसकी मुड़ती जाएंगी, और मुड़ते मुड़ते धीरे धीरे ये लाइट हम तक पहुंच रही। और जब भी हमारे पास कोई लाइट पहुंचती है, हम उसे हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखने की कोशिश करते हैं, सीधी रेखा में देखते हैं। तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंड है, वह उसके लिए, वह इसके लिए एक इमेज क्रिएट करेगा। उसके लिए एक इमेज क्रिएट करेगा, एक उसके लिए चित्र तैयार करेगा कि सूर्य जो है वह क्षितिज से ऊपर आ गया है। तो हमें समय से 2 मिनट पहले ही सूर्योदय दिख जाता है, और यह अपवर्तन के कारण हमें दिख पाता है। वास्तव में सूरज है नहीं, लेकिन आपको दिख जाता है। ठीक वैसे ही अगर सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, तब भी इसकी लाइट जो है वो चारों दिशाओं में जा रही है। तब भी इसकी लाइट जो है वो चारों दिशाओं में जा रही है। तो यहां से भी जो सूर्य की किरण होगी वह मुड़कर इस व्यक्ति के पास आएगी, और यह व्यक्ति इसे स्ट्रेट दिशा में इमेजिन करेगा कि यहाँ पे हमारा सूर्य जो है वह मौजूद है। तो समय से 2 मिनट पूर्व, और समय से 2 मिनट पूर्व हमें सूर्योदय दिखता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक, सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक हमें यहाँ पे सूर्य दिखता है। तो यह दोनों अपवर्तन होते हैं।
सूर्य से पृथ्वी तक, तो आपको क्या लगता है कि सूर्य से पृथ्वी तक लाइट सिर्फ शाम में आती है या पहले भी आ रही होती है? ऐसा नहीं कि उसको 8 मिनट लगे, सूर्य से तो लगातार लाइट आ रही है ना। सुबह में पहली बार आप तक पहुंचने में या सूर्य से एक लाइट की किरण को पहुंचने में 8 मिनट लगेगा। तो पहले से जो लाइट आ रही है, जब सूर्य यहाँ पे पहुंच गया था, तो क्या वो हम तक नहीं आ रहा है? वो भी तो हम तक लगातार ही आ रहा है ना। सूर्य की किरण जो है वो लगातार हम तक पहुंच रही है। तो जो पहले वाली किरण है, वो तो यहाँ से आएगी ना। क्षितिज एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक है। क्षितिज जो है वो काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, यह रियलिटी में नहीं होता। ठीक है? नहीं, चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं होता। चंद्रमा जो है वो आपको तभी दिखाई देती है जब सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है, उस समय ऑलरेडी चंद्रमा ऊपर में होती है। तो चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें चंद्रमा दिखता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो चंद्रमा नहीं दिखेगी। ठीक है? चलिए, तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया कि सूर्य का सूर्योदय 2 मिनट पहले क्यों होता है, सूर्यास्त 2 मिनट बाद क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है? तो इसको लिख लेंगे एक बार, इसको एक बार लिखेंगे। इसको एक बार लिखेंगे। हमें समय से 2 मिनट पूर्व हमें समय से 2 मिनट पूर्व सूर्योदय दिखाई देता है। हमें समय से 2 मिनट पूर्व सूर्योदय दिखाई देता है। अपवर्तन में लिखेंगे, अपवर्तन में लिखेंगे। हमें समय से 2 मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात भी 2 मिनट पश्चात भी सूर्य नजर आता है। सूर्य नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य क्षितिज के नीचे जब सूर्य क्षितिज के नीचे जा चुका होता है जा चुका होता है उस वक्त भी जा चुका होता है उस वक्त भी उस वक्त भी सूर्य का प्रकाश उस वक्त भी सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर रहा होता है। प्रवेश कर रहा होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में आता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में आता है, तो अपवर्तन के कारण तो अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण सूर्य सूर्य की किरणें उड़ जाती हैं और किसी व्यक्ति तक पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें मुड़ जाती हैं और किसी व्यक्ति तक पहुंचती हैं। इस अपवर्तित किरणों के कारण इस अपवर्तित किरणों के कारण हमें सूर्य की इस अपवर्तित किरणों के कारण
हमें सूर्य की एक काल्पनिक सूर्य की एक काल्पनिक छाया आसमान में दिखती है। आसमान में दिखती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ऐसा रोज होता है, लेकिन हर जगह दिखाई दे जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे आसपास में बादल हैं, बाकी चीजें हैं, तो ऐसा हर दिन होता है। बट जहां पे आपको बहुत लंबे लंबे मैदान दिख रहे हो, जहां दूर दूर तक कोई पहाड़ ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ लंबे या पूरे क्षेत्रफल, पूरा एक मैदानी क्षेत्र हो, वहां पे आपको ये ज्यादा प्रतीत होगा। लेकिन हमारे आसपास में क्या होता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत सारे रोड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पे वो दिख नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ पे सिर्फ बहुत बड़े-बड़े मैदान हो, क्षेत्रफल सिर्फ कोई पहाड़ या कुछ चोटी ना हो, तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। ठीक है? हम अपनी आँख से कुछ दूरी तक चीज़ें देख सकते हैं, फिर सन और तारे कैसे दिखते हैं? हम अपनी आँख से उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश आ रहा हो। ठीक है? अगर मान लो जैसे आपसे 1 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो उस व्यक्ति से जो प्रकाश की जो किरण आ रही है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि आप तक पहुँच पाए। अगर वो प्रकाश की किरण आप तक पहुँच जाए, तो फिर आप उसको देख सकते हो। अगर प्रकाश की किरण नहीं पहुँच पाए, तो फिर आप नहीं देख पाओ। हाँ, मरीचिका भी इसी अपवर्तन के कारण ही होती है। मरीचिका भी इसी अपवर्तन के कारण ही हमें देखने को मिलती है। मरीचिका में क्या होता है? पहले तारे टिमटिमाते हैं, उसको लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं आगे। आसमान में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आसमान में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन तारों से आने वाला प्रकाश इन तारों से इन तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में इन तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में अपवर्तित होता है। वायुमंडल में अपवर्तित होता है तथा हवा के कारण हवा के कारण तथा हवा के कारण तथा हवा के कारण कई बार तथा हवा के कारण कई बार तारों की किरणें तारों की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती। तारों की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती। इसके फलस्वरूप इसके फलस्वरूप इसके फलस्वरूप इसके फलस्वरूप तारे हमें कभी अधिक चमकते हुए तारे हमें कभी अधिक चमकते हुए और कभी उनकी चमक कम होती दिखाई कम होती प्रतीत होती है, और कभी उनकी चमक कम होती प्रतीत होती है। कम होती प्रतीत होती है। देखो, हमें कई बार जब बहुत ज्यादा गर्मी का समय हो, तो हमें कई बार अगर रोड्स पे चल रहे हो या कहीं पे दूर मरुस्थल में चल रहे हो, तो इन सभी में हमें क्या देखने को मिलता है कि कई बार हमें वृक्ष उल्टे नजर आते हैं। कभी हमें वृक्ष जो है वह उल्टे नजर आते हैं इस प्रकार से। क्या
इस प्रकार से हमें उल्टा वृक्ष भी दिखाई देता है कि वृक्ष जो है वो उल्टे दिखाई होते हैं, मरीचिका है। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इस वृक्ष पे प्रकाश की किरणें आ रही होंगी, इस वृक्ष पे प्रकाश की किरणें आ रही होंगी। वृक्ष पे प्रकाश की किरणें आने के बाद यह परावर्तित होती हैं, परावर्तित होने पे भी यह अलग-अलग दिशाओं में जा रही होंगी। कुछ ऊपर जा रही होंगी, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ ऐसे जा रहे होंगे, कुछ नीचे आ रही होंगी। तो जब यह नीचे आती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो, जब खासकर जब कोई बहुत बड़ा हाईवे हो या हाईवे हो, कंक्रीट वाला हाईवे हो या कहीं अ, रेगिस्तानी मिट्टी हो, रेगिस्तान वाला एरिया हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो नीचे की जो हवा है, नीचे की जो हवा है, वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। नीचे की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और नीचे में जो सघनता है, नीचे में जो सघनता है, जो डेंसिटी है, वह कम हो जाएगी। यह जो सघनता है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जा रही है और ऊपर में थोड़ी सघनता रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तापमान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है, हवा के जो कण होंगे वह दूर-दूर जाना स्टार्ट करेंगे और इसके कारण नीचे में जो सघनता है वो कम हो जाएगी। नीचे में सघनता कम हो जाएगी, यहाँ पे सघनता बढ़ी हुई होगी। तो हवा में नीचे में भी जो हमारा निचला जो वायुमंडल है, उसमें भी सघनता में बदलाव आता है। नीचे का जो सतह के पास जो सघनता है, वह कम हो जाती है और ऊपर में सघनता अधिक होगी। अब देखो, जैसे ही सघनता में बदलाव आया, मतलब अब यहाँ पे अपवर्तन हो सकता है। जो सैंड है, यहाँ पे मान लो इस जगह पे धूप पड़ रही है, यहाँ पे धूप आ रही है। धूप के कारण यहाँ का जो तापमान है, यहाँ पे जो तापमान है, वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो हमारा बालू है, जो कंक्रीट है, वो बहुत जल्दी गर्म होता है। तो तापमान बढ़ेगा तो इसका मतलब इस क्षेत्र में जो हवा है, यहाँ पे जो हवा है, इसका तापमान भी बढ़ेगा। इसका भी तापमान जो है, यह भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी तापमान बढ़ेगा। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा, अब यहाँ पे जो सघनता है वो कम होती जाएगी, यह एक विरल माध्यम बनता जाएगा। वहीं इससे थोड़ा-सा ऊपर देखेंगे जहाँ पे तापमान कम है, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे टेम्परेचर जो है वह कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे चेंज आ गया। अब यह जो यह जो हमारी जो रे ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की किरण है, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अब आप सोचो, हमने देखा था ना कि जब जब हमने देखा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, जब हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखा था, तो हमने क्या देखा कि जब एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम की तरफ प्रकाश की किरण जाती है, तो कई बार ऐसा कंडीशन बनेगा, कई बार स्थिति बनेगी कि सेम मीडियम में वह रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। सेम माध्यम में, मेन उसी माध्यम में वह रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। ठीक है? तो हमने ये चीज़ अभी देखा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। यहाँ ऊपर में अब सघन माध्यम है, नीचे में विरल माध्यम है। हमने देखा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आएगी और इसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यह जो प्रकाश की किरणें इस पौधे से नीचे की ओर जा रही हैं, यह बेंड हो जाएंगी और बेंड होकर पहुंचेगी इस व्यक्ति के पास। बेंड होकर पहुंचेगी इस व्यक्ति के पास। अब यह व्यक्ति जिसको नीचे से लाइट आ रही है, इसके जो आँखों में जो लाइट आ रही है, इसके जो आँखों में लाइट आ रही है, वो नीचे की तरफ से आ रही है। और जिस दिशा से लाइट आएगी, जिस दिशा से प्रकाश आएगी, हम उसी दिशा से कुछ सामान होगा, उसी दिशा में कोई वस्तु होगी। तो क्योंकि प्रकाश की किरणें नीचे की ओर से आ रही थी, तो इसीलिए अब हम इसको इमेजिन करेंगे कि यह नीचे की ओर स्थित ही है। यहाँ पे कुछ न कुछ नीचे की ओर स्थित है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें साथ में हो रही है। एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन तो होता ही रहता है। अपवर्तन तो होगा ही होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके लिए मेन फीचर है जो हमें मरीचिका दिखाता है, जो हमें इमेजिनरी चीजें दिखाता है, काल्पनिक चीजें दिखाता है। हमें कई बार पानी की बूंद नजर आती है कि हमें लगेगा कि यहाँ पे पानी है। वह पानी जो है वह ऊपर के मीडियम से हो सकता है, वह ऊपर के मीडियम से हो सकता है, लेकिन वह पानी हमें नीचे दिखाई देता है।
और पानी हो सकता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर में हो, जो जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जल के जो कण हैं वो ऊपर में स्थित हो, बट उनकी इमेज नीचे बन जाती है। और वह इमेज इसलिए बन जाती है, वह जो छाया है वो इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसीलिए हमें यह जो वृक्ष है वह नीचे की ओर दिखाई देता है। ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, रेनबो। अब रेनबो क्यों बनता है? ठीक है, हाँ, हाईवे पे भी दिखता है, मरुस्थल में भी दिखता है, जहां पे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिसके कारण नीचे में एक विरल माध्यम तैयार हो। आप हमेशा याद रखना, एक चीज को बिल्कुल याद रखना, हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं, मैंने आपको लिखाया भी है स्टार्टिंग में, हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उससे परावर्तन हो या उसका खुद का लाइट हो। जब तक कि परावर्तन ना हो या खुद का लाइट ना हो, हम किसी भी वस्तु को देख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिर्फ अपवर्तन से हम किसी चीज को नहीं देख सकते। सिर्फ अपवर्तन से हम किसी चीज को नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कई बार आप किसी मॉल में गए हो और आपको लगा होगा कि शायद जो गेट है वो खुला हुआ है। अगर वहां पे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कांच लगाया गया है, जो शीशा है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का अगर लगाया गया है, तो उसमें आपको लाइट बिल्कुल पारदर्शी ढंग से, या बिल्कुल पारदर्शी अगर शीशा हो तो पूरा आर पार होगा, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होने के कारण पूरा वहां से अपवर्तन होगा। लेकिन उसमें फिर आपको क्या होगा, वो शीशा आपको नजर नहीं आएगा। कई बार हो सकता है कि आप कभी किसी मॉल में गए हो या किसी बहुत अच्छे शोरूम में गए हो और आप शीशे से टकरा गए हो। तो इसलिए हो पाता है ये क्योंकि वहां पे जो अपवर्तन है वो काफी हो रहा है, परावर्तन नहीं हो रहा है। अगर परावर्तन होगा तो वह शीशा आपको नजर आएगा। अगर शीशा आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब वह पूर्ण पारदर्शी नहीं है, या उसके ऊपर कुछ ना कुछ डस्ट जो है वह मौजूद है। अगर वह पूरा पारदर्शी होगा तो शीशा आपको नजर ही नहीं आएगा। ठीक है? तो ये चीज को आप याद रखना कि कोई भी चीज आप देख पाते हो उसके पीछे सिर्फ एक चीज याद रखना, परावर्तन हो या उसका खुद का लाइट हो। अगर खुद का लाइट नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। परावर्तन करेगा तब दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई ही नहीं देगा। ये चीज को आपको यहां पर मेनली याद रखना है कि परावर्तन होना या खुद का लाइट होना जरूरी है। अपवर्तन से हमें कोई चीज दिखेगा नहीं। अगर लाइट पूरा पास कर जा रही है, जैसे हमारे आसपास में हवा मौजूद है, हमारे आसपास में हवा मौजूद है, बट हम हवा को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए हम हवा को देख ही नहीं सकते। ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे हवा को नहीं देख पाते क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो ये चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? कि प्रकाश का परावर्तन जरूरी है, अगर नहीं हो तो नहीं। अब देखो, ये तो हो गई इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात। अब आते हैं अगली बात पे, इंद्रधनुष पे। इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है? बारिश के मौसम में। यह हमें तब दिखाई देता है जब बारिश का मौसम, ठीक है, बारिश का मौसम हो, तब हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। बारिश के मौसम में ही क्यों दिखाई देता है? बारिश के क्रांतिक कोण होता है, कोण नहीं, क्रांतिक कोण होता है, जो क्रिटिकल एंगल है उसको। बारिश का मौसम क्या है इसको देखते हैं। देखो, बारिश के मौसम में वायु में वायु में जल की बूंदे, जल की बूंद मौजूद होती है। जो जल की जो बूंद है, वो वाटर ड्रॉप जो है वह मौजूद होती है हमारे वायुमंडल में, हमारे हवा में। अब यह जो जल की बूंद जो है वह एक प्रिज्म के तरीके से काम करता है। प्रिज्म में क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट को आप पास कराओगे, जब सफेद कलर के लाइट को जब आप पास कराओगे तो वह 7 कलर्स में टूट जाता है। 7 अलग अलग जो कलर है उसमें वह ब्रेक हो जाता है।
तो ठीक वैसे ही इंद्रधनुष के केस में भी हमें यही देखने को मिलता है। बट उसके लिए पहले हम लोग कल जो है वो अ, जो वर्ण क्षेपण जो होता है, तो प्रकाश जो है वो अलग-अलग वर्णों में जो टूट जाता है, पहले हम लोग उसको देखेंगे, फिर हम लोग रेनबो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो क्योंकि एक टॉपिक उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आपको रेनबो पूरा समझ में आएगा। तो इसमें 3 चीजें मिलती हैं, एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक है जो विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है प्रकाश, वो भी होता है, और साथ में परावर्तन भी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं। तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। एक लाइन बस यहां पे लिख लेना, एक लाइन बस यहां पे लिख लेना। मरुस्थल में मरुस्थल में मरुस्थल में नहीं, पानी में जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन के कारण बनता है। इसमें पूर्ण आंतरिक का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना आपको सीधा परावर्तन का है, क्योंकि पानी से भी रिफ्लेक्ट होकर चीज आती है ना। पानी में अगर कोई सब्सटेंस है तो उससे भी रिफ्लेक्ट होकर आएगी। इसमें आप एक लाइन लिखेंगे, रेगिस्तान में या हाईवे में या हाईवे पर जो हाईवे पर जो पानी दिखाई देता है, हाईवे पर जो एक पानी दिखाई देता है, या या उल्टे पेड़ दिखाई देते हैं, या उल्टे वस्तुएं दिखाई देती हैं, या उल्टे वस्तुएं दिखाई देती हैं, रेगिस्तान में या हाईवे पर जो पानी दिखाई देता है या उल्टे वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसके पीछे पूर्ण आंतरिक इसके पीछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिम्मेदार होता है। इसके पीछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिम्मेदार होता है। गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में मरुस्थल या हाईवे के गर्मी के दिनों में मरुस्थल या हाईवे के सतह के पास मौजूद सतह के पास मौजूद वायु की सघनता वायु की सघनता कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में मरुस्थलों या हाईवे की सतह के पास मौजूद वायु की सघनता कम हो जाती है, जिसके कारण जिसके कारण किसी वस्तु से आ रही जिसके कारण किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों का जिसके कारण किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जिसे हम जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण किसी वस्तु की जिसके कारण किसी वस्तु की एक उल्टी छाया नजर आती है। जिसके कारण किसी वस्तु की एक उल्टी छाया नजर आती है। अच्छा, शैडो अलग है, ये अलग है, इस चीज को याद रखना। शैडो अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा। शैडो तो होता है प्रकाश के कारण बनता है, वो रियलिटी है, ठीक है। ये एक इमेजिनेशन है, ये एक काल्पनिक चीज है, जहां पे आपको वस्तु ही उल्टी दिखाई दे। इसे हम मरीचिका के रूप में भी जानते हैं, इसे हम मरीचिका के रूप में भी जानते हैं। इसे हम मरीचिका के रूप में जानते हैं।
ब्लैक होल के बारे में संतोष हम लोग जब अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है जहां पे वहां पे डिस्कस करेंगे ना। अगर आप लाइट में पूछना शुरू करो कि केमिस्ट्री का भी बता दीजिए, अंतरिक्ष का भी बता दीजिए, तो ये बीच में नहीं बोल सकते ना। ब्लैक होल बेसिकली वह एक एरिया है जहां पे जो सघनता है वो काफी अधिक होती है, वहां से प्रकाश की किरण भी निकल के नहीं आ पाती, तो ब्लैक होल बोलते हैं। एक ऐसा अंतरिक्ष में हमारा एक ऐसा जगह मौजूद है जहाँ की सघनता काफी ज्यादा हो। क्या? ये मरीचिका का उदाहरण है। चलिए, तो इसके आगे हम लोग लाइट के बारे में, रेनबो फॉर्मेशन कल देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और जो एप्लीकेशन है उसको देखेंगे और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? बायो का पीवाईक्यू हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रसाद, शायद आप उस क्लास में नहीं थे। बायो का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? मैगलेव ट्रेन रुकती कैसे है? देखो, मैगलेव ट्रेन का रुकने का सिंपल सा है ना कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपने लगाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जरिए जो उसको आपने लिफ्ट किया है उसको बंद कर दो। ठीक है? जो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को वहां से बंद कर दिया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को कम कर दिया जाए, वो वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। ट्रैक पे आने पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के बाद आप ब्रेक लगा दो, मैगलेव ट्रेन रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा हवा में ही रहेगी। जैसे ही मैगलेव ट्रेन को रोकना हो तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर है उसको कम कर दिया जाता है ताकि वह फिर से ट्रैक पे आ जाए। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो अगले सेशन में मिलते हैं और फिर बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।